2024 में एक इसराइली यहूदी सिपाही की फोटो वायरल हुई। उसके यूनिफॉर्म पर एक बैज था जो एक तस्वराती मुल्क दिखा रहा था। दरियाए नील से मिस्र तक और दरियाए फरात से इराक तक। इस नक्शे में पूरा फलस्तीन, उर्दन, लिबनान, शाम, मिस्र, इराक और सऊदी अरेबिया के हिस्से शामिल थे। ये है ग्रेटर इसराइल। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू एक पक्का ज़ायनिस्ट, एक वॉर क्रिमिनल, लेकिन ग्रेटर इसराइल को हिस्टोरिक और स्पिरिचुअल मिशन कहता है। आज इसराइल का ऑफिशियल रकबा जो माना जाने वाला है वो 21,000 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन इस बैज वाला जो हिस्सा है वो लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि 25 गुना ज्यादा। क्या ग्रेटर इसराइल जमीन पर ऑलरेडी हो रहा है? आज से 10 साल पहले अगर सवाल किया जाता तो बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो बस एक ख्याली दुनिया है या रिलीजियस बिलीव है। पर आज 2026 में इसका एक छोटा वर्जन पहले से ही मौजूद है, यानी इसराइल और ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज और सीरिया से लिया गया गोलान हाइट्स। ये टोटल रकबा 27,000 स्क्वायर किलोमीटर बनता है, जहां 8 लाख यहूदी इसराइली सेटलर्स इलीगली कब्जा करके बैठ चुके हैं और रह रहे हैं। इस ग्रेटर इसराइल का बड़ा वर्जन 7 आजाद मुल्कों की जमीन को पूरा या आधे से भी ज्यादा शामिल करना है। यहां 12 करोड़ से ज्यादा लोग बसते हैं, जिस हिस्से को इसराइल काबू करना चाहता है, कैप्चर करना चाहता है। इस जो विजन है इसको सेटलर्स सपोर्ट करते हैं और यूएस में जो इसराइल है, माइक हुकाबी, उसने भी बिब्लिकल राइट को सपोर्ट किया है, यानी कि इसराइल के इस राइट को सपोर्ट किया है। फरवरी 2026 में टकर कार्लसन, एक अमेरिकन एक्टिविस्ट, उससे जब इंटरव्यू में पूछा गया कि ये ग्रेटर इसराइल क्या है, तो उसने बड़े बेबाक तरीके से कहा कि इट वुड बी फाइन इफ दे टुक इट ऑल। लेकिन ये ग्रेटर इसराइल का आइडिया आया कहां से है? नाज़रीन, इसका जिक्र यहूदियों की बाइबल यानी हेब्रू बाइबल, जो हेब्रू जुबान में है, उसमें बताया जाता है। इस किताब के मुताबिक अल्लाह ताला ने प्रॉफिट इब्राहिम यानी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल को एक खास जमीन देने का वादा किया है। खैर, ये तो उनका एक मानना है उनकी किताब के मुताबिक। इसीलिए आजकल आपने अक्सर सोशल मीडिया पर यहूदियों को ये कहते सुना होगा कि दिस इज आवर प्रॉमिस्ड लैंड। प्रॉमिस्ड लैंड है हमारी, ये हमें मिलकर ही रहनी है और ये हमारी जमीन है। मॉडर्न जायनिज्म का बानी थियोडोर हेrzl, उसने 1898 में इसको फ्यूचर ज्यूइश स्टेट का बॉर्डर बताया था। फिर दहाइयों बाद ये इसराइल की एक मुकम्मल स्ट्रेटेजी बन गया। 1982 में ओदेद यिनन, जो एक इसराइली फॉरेन मिनिस्ट्री का ऑफिशियल था, उसने एक आर्टिकल लिखा जिसमें कहा गया था कि इसराइल की सिक्योरिटी के लिए इर्द गिर्द के अरब मुल्कों को तोड़ना जरूरी है, यानी उनको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देना चाहिए। मिसाल के तौर पर इजिप्ट को क्रिश्चियन और मुसलमान हिस्सों में तकसीम कर देना चाहिए। इराक को सुन्नी, शिया और कुर्दिश रीजन में तकसीम कर देना चाहिए। सीरिया और लबनान को भी एथनिक और रिलीजियस लाइंस पर अलग अलग फ्रेगमेंट्स में तकसीम कर देना चाहिए। 1996 में नेतन्याहू के लिए पॉलिसी पेपर आता है अ क्लीन ब्रेक के नाम से, जिसमें ये तजवीज दी गई कि ओस्लो पीस प्रोसेस जो था उसको छोड़ दिया जाए और इराक, सीरिया, लिबनान को कमजोर करने पर ज्यादा तवज्जो दी जाए। हर्जल से नेतन्याहू तक एक ही रास्ता रहा है इस यहूदी ज़ायनिस्ट जो स्टेट है उसका। आसपास के मुल्कों में फसाद पैदा करो, उन्हें कमजोर करो और फिर उनकी जमीन पर काबू करो, सो कॉल्ड सिक्योरिटी के नाम पे। ये तरीका आज भी अपने जोर से चल रहा है। इसराइली फाइनेंस मिनिस्टर बेजालील स्मोट्रिच की लीक्ड रिकॉर्डिंग जो आई थी वो सितंबर 2025 की, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये प्लान सामने आया था कि एनेक्सेशन करो, लेकिन उसको एनेक्सेशन मत कहो, मतलब उसको अपने जो भी जमीन है ऑक्युपाइड उसको अपने अंदर ले लो, लेकिन कहते हैं ना कि इसको आप कहो कुछ और, कि सिक्योरिटी की वजह से जा रहा है या किसी थ्रेट की वजह से जा रहा है, हमें लेना पड़ रहा है। उसका नक्शा ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक का 82% हिस्सा इसराइल में शामिल करता है। वो तो ये तक कहता है कि 10 लाख से ज्यादा इसराइली सेटलर्स फलस्तीन की जमीन पर लाने की बहुत अशद जरूरत है और उसकी कसम खाता है, यानी कि मैक्सिमम लैंड जो है वो फॉर द ज्यूज एंड मिनिमम अरब पॉपुलेशन। मुख्तलिफ सर्वेज और पोल्स भी ये बताते हैं कि आधे से ज्यादा इसराइली पैलेस्टीनियन टेरिटरीज पर कंट्रोल और उसको इसराइल का हिस्सा बनने के हक में है। इसराइल में भी अब फलस्तीन को एक रियासत तस्लीम करने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं। गाजा, लबनान, सीरिया, ईरान, पिछले 2 साल की जो जंगें हैं वो सबके सब ग्रेटर इसराइल नक्शे के ही मुताबिक चल रही हैं, उसी प्लान के मुताबिक चल रही हैं। हर जगह पैटर्न सेम है, मिलिट्री ऑपरेशन, बफर जोन कायम करो, फिर आउटपोस्ट क्रिएट करो, फिर सेटलमेंट करना शुरू कर दो और बाद में उस हिस्से को
अपनी टेरिटरी का हिस्सा बना लो, यानी कि अपने मुल्क का हिस्सा बना लो। इसराइल ने अपने बॉर्डर्स कभी भी ऑफिशियली डिफाइन नहीं किए। 1948 में पहले प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गोरियन ने इनकार कर दिया था और कहा था कि जब तक स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं होगी इसराइल की, वो एक्सपैंड करते रहेंगे। तब से हर बॉर्डर टेम्परेरी रहा है और हर एक्सपेंशन परमानेंट होगी, और इंटरनेशनल लॉ की तो आप बात ही मत कीजिए। नाज़रीन, ग्रेटर इसराइल सिर्फ एक तस्वुराती ख्वाब नहीं है जिसे चंद लोगों ने देखा हुआ है या इसका कोई रिलीजियस बिलीव है। ये एक मुकम्मल स्ट्रेटेजी है जिससे यहूदी ज़ायनिस्ट अपनी हकीकत मानते हैं और अपना हर एक्शन, हर स्ट्रेटेजी इसको पूरा करने में लगा। हमने अक्सर सुना है कि यहूदी ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, और ऐसा है, यही सच है। मतलब ये अच्छे खासे अमीर लोग होते हैं और दुनिया के बड़े बड़े मॉडर्न शहरों में, मोहल्लात में और याशी की जिंदगी, ऐश की जिंदगी जिसको कहते हैं ना, वो गुजार सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि एक मिडिल ईस्टर्न डेजर्ट में छोटे छोटे घरों में, अपार्टमेंट्स में आकर ये आबाद हो रहे हैं? ना तो कोई बहुत मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है इसराइल में, ना ही कोई बहुत ज्यादा बेहतरीन मौसम है उस एरिया का, ना ही कोई तेल के बहुत बड़े बड़े जखीरे हैं। फिर भी दुनिया भर से यहूदी उठ उठ कर यहाँ आकर आबाद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये उनके लिए इबादत है, उनके मजहबी अकीदे का हिस्सा है कि ग्रेटर इसराइल बनाना है और आसपास के तमाम मुल्कों में फसाद बर्पा करना है। और हम मुसलमान इसको समझने की बजाय क्या करते हैं? इसका जवाब आप भी जानते हैं।